लाइव इंडिया 24 चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित उपन्यास सेवा सदन का भाग 38। सैयद तैग अली ने फरमाया, तरमीम से असल तजवीब का मुंसाफिद हो जाने का खौफ है। आप गोया एक मकान का सदर दरवाज़ा बंद करके पीछे की तरफ दूसरा दरवाज़ा बना रहे हैं। यह गैर मुमकिन है कि वे औरतें जो अब तक ऐश और बेतकल्लुफ़ी की ज़िंदगी बसर कर रही थीं, मेहनत और मजदूरी की ज़िंदगी बसर करने पर राज़ी हो जाएं। वह इस तरमीम से नाजायज़ फ़ायदा उठाएंगी। कोई अपने बाला खाने पर सिंगर की एक मशीन रखकर अपना बचाव कर लेगी, कोई मोजे की मशीन रख लेगी, कोई पान की दुकान खोल लेगी, कोई अपने बाला खाने पर सेब और अनार के खेमचे सजा लेगी। नकली निकाह और फर्जी शादियों का बाजार गर्म हो जाएगा और पर्दे की आड़ में पहले से भी ज़्यादा हरामकारी होने लगेगी। इस तरकीब को मंजूर करना इंसानी खसलत से बेइल्मी का इजहार करना है। हकीम शोहरत खां ने कहा, मुझे सैयद तैग अली के ख़यालात बेजा मालूम होता है। पहले इन खबीस हस्तियों को शहर बंदर कर देना चाहिए। इसके बाद अगर वह जायज़ तरीके पर ज़िंदगी बसर करना चाहे तो काफ़ी इत्मीनान के बाद उन्हें शहर में आकर आबाद होने की इजाज़त होनी चाहिए। शहर का दरवाज़ा बंद नहीं होना चाहिए, यह आबाद हो सकता है। मुझे कबीले यकीन है कि तरमीम से इस तजवीज़ का मकसद गायब हो जाएगा। शरीफ हसन वकील बोले, इसमें कोई शक नहीं कि पंडित पद्म सिंह एक बहुत ही नेक और रहमी बुज़ुर्ग हैं, लेकिन इस तरमीम को कबूल करके उन्होंने असल में मकसद पर निगाह रखने की बजाय हर दिल अजीज़ बनने की कोशिश की है। इससे तो यह बेहतर था कि यह तजवीज़ पेश ही न की जाती। सैयद शरफ़ाक अली साहब ने अगर ज़्यादा गौर से काम लिया होता तो वह कभी यह तरमीम पेश न करते। शाकिर बेग ने कहा, कंप्रोमाइज़ मुल्की मामलात में चाहे कितना ही काबिल तारीफ़ हो, लेकिन इखलाकी मामलात में वह सरासर काबिल एतराज़ है। इसमें इखलाकी बुराइयों पर सिर्फ पर्दा पड़ जाता है। सभापति सेठ बलभद्र दास ने रेजोल्यूशन के पहले भाग पर राय ली। 9 संपत्तियाँ अनुकूल थीं, 8 प्रतिकूल। प्रस्ताव स्वीकार हो गया। फिर तरमीम पर राय ली गई। 8 आदमी इसके अनुकूल थे, 8 प्रतिकूल। तरमीम भी पास हो गई। सभापति ने इसके अनुकूल राय दी। डॉक्टर श्यामाचरण ने किसी तरफ राय नहीं दी। प्रोफेसर रमेश दत्त और रुस्तम भाई और प्रभाकर राव ने तरमीम के स्वीकार हो जाने में अपनी हार समझी और पद्म सिंह की ओर इस भाव से देखा मानो उन्होंने विश्वासघात किया है। कुंवर साहब के विषय में उन्होंने स्थिर किया कि यह केवल बातों नहीं, शक्की और सिद्धांतहीन मनुष्य है। अबुल वफा और उसके मित्रगण से प्रसन्न थे, मानो उन्हीं की जीत हुई। उनका यूँ पुलकित होना प्रभाकर राव और उनके मित्रों के हृदय में कांटे की तरह गड़ता था। प्रस्ताव के दूसरे भाग पर सम्मति ली गई। प्रभाकर राव और उनके मित्रों ने इस बार उसका विरोध किया। वह पद्म सिंह को विश्वासघात का दंड देना चाहते थे। यह प्रस्ताव अस्वीकार हो गया। अबुल वफा और उनके मित्र बगलें बजाने लगे। अब प्रस्ताव के तीसरे भाग की बारी आई। कुंवर अनिरुद्ध ने अपना समर्थन किया। हकीम शोहरत खां और सैयद शफकात अली, शरीफ हसन और शाकिर बेग ने भी उनका अनुमोदन किया, लेकिन प्रभाकर राव और उनके मित्रों ने उसका भी विरोध किया। तरमीम के पास हो जाने के बाद उन्हें इस संबंध में अन्य सभी उद्योग निष्फल मालूम होने थे। वह इन लोगों में थे जो या तो सब लेंगे या कुछ न लेंगे। प्रस्ताव अस्वीकार हो गया। कुछ रात गए, सभा समाप्त हुई। जिन्हें हार की शंका थी वह हंसते हुए निकले, जिन्हें जीत का निश्चय था उनके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी।
चलते समय कुंवर साहब ने मिस्टर रुस्तम भाई से कहा, यह आप लोगों ने क्या कर दिया? रुस्तम भाई ने व्यंग भाव से उत्तर दिया, जो आपने किया वही हमने किया। आपने घड़े में छेद कर दिया, हमने उसे पलट दिया। परिणाम दोनों का एक ही है। सब लोग चले गए, अंधेरा गहरा हो गया। चौकीदार और माली भी फाटक बंद करके चल दिए, लेकिन पद्मसिंह वहीं घास पर निरुत्साह और चिंता की मूर्ति बने हुए बैठे रहे। पद्मसिंह की आत्मा किसी भांति इस तरमीम को स्वीकार करने में अपनी भूल स्वीकार न करती थी। उन्हें पद्मसिंह यह आशा न थी कि उनके मित्रगण एक गौण बात पर उनका इतना विरोध करेंगे। उन्हें प्रस्ताव के एक अंश में अस्वीकृत हो जाने का खेद न था कि इसका दोष उनके सिर पर मढ़ दिया जाता है। हालांकि उन्हें यह संपूर्णतः अपने सहकारियों की सहिष्णुता और अदूरदर्शिता प्रतीत होती थी। इस तरमीम को वह गौण ही समझते थे। इसके दुरुपयोग की जो शंकाएं की गई थीं, उन पर पद्मसिंह को विश्वास न था। वह अविश्वास इस प्रस्ताव की सारी जिम्मेदारी उन्हीं के सिर डाल देता था। उन्हें अब यह निश्चित होता जाता था कि वर्तमान सामाजिक दशा के होती हुई इस प्रस्ताव में से जो आशाएं की गई थीं, उनके पूरे होने की संभावना नहीं थी। वह कभी कभी पछताते कि ऐसे व्यर्थ ही यह झगड़ा अपने सिर लिया। उन्हें आश्चर्य होता था कि मैं कैसे इस कांटेदार झाड़ी में उलझा, और यदि इस भावी असफलता का भार इस तरमीम के सिर जा पड़ता तो वह एक बड़ी भारी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाते। पर यह उन्हें दुराशा मात्र प्रतीत होती थी। अब सारी बदनामी उन्हीं पर आएगी। विरोधी दल उनकी हंसी उड़ाएगा, उनकी उद्दंडता पर टिप्पणियां करेगा, और यह सारी निंदा उन्हीं अकेले सहनी होगी। कोई उनका मित्र नहीं, कोई उन्हें तसल्ली देने वाला नहीं। विठलदास से आशा थी कि वह उनके साथ न्याय करेंगे, उनके रूठे हुए मित्रों को मना लाएंगे, लेकिन विठलदास ने उल्टे उन्हीं को अपराधी ठहराया। वह बोले, आपने इस तरमीम को स्वीकार करके सारा गुड़ गोबर कर दिया, बरसों की मेहनत पर पानी फेर दिया। केवल कुंवर सिंह वह मनुष्य थे जो पद्मसिंह के व्यथित हृदय को ढांढस देते थे और उनसे सहानुभूति रखते थे। पूरे महीने भर पद्मसिंह कचहरी न जा सके, बस अकेले बैठी हुई इसी घटना की आलोचना किया करते। उनके विचारों में एक विचित्र निष्पक्षता आ गई। मित्रों के वैमनस्य में उन्हें जो दुख होता था, उस पर ध्यान देकर वह यह सोचते कि जब ऐसे सुशिक्षित विचारशील मनुष्य एक जरा सी बात पर अपने निश्चित सिद्धांतों के प्रतिकूल व्यवहार करते हैं, तो इस देश का कल्याण होने की कोई आशा नहीं। माना कि मैं तरमीम को स्वीकार करने में भूल की, लेकिन मेरी भूल ने उन्हें क्यों मार्ग से विचलित कर दिया। पद्मसिंह को इस मानसिक कष्ट की अवस्था में पहली बार अनुभव हुआ कि एक अबला स्त्री चित्त को सावधान करने की कितनी शक्ति रखती है। अगर संसार में कोई प्राणी था तो संपूर्णतः उसकी अवस्था को समझता था, तो वह सुभद्रा थी, और वह इस तरमीम को उससे कहीं अधिक आवश्यक समझती थी जितना वह स्वयं समझते थे। वह उनके सहकारियों की उनसे कहीं अधिक तीव्र समालोचना करना जानती थी। की बातों में पद्मसिंह को बड़ी शांति होती थी। यद्यपि वह समझते थे कि सुभद्रा वैसे गहन विषय के समझने और तोलने की सामर्थ्य नहीं है, और यह जो कुछ कहती है वह केवल मेरी ही बातों की प्रतिध्वनि है। तथापि इस ज्ञान से उसके आनंद में कोई विघ्न न पड़ता था। लेकिन महीना पूरा भी न हो पाया था कि प्रभाकर राव ने अपने पत्र में इस प्रस्ताव के संबंध में एक लेखमाला निकालनी आरंभ कर दी। उसमें पद्मसिंह पर ऐसी मार्मिक चोटें करने लगे कि उन्हें पढ़कर वह तिलमिला जाते थे। एक लेख में उन्होंने पद्मसिंह के पूर्व चरित्र और इस तरमीम में घनिष्ठ संबंध दिखाया। एक दूसरे लेख में उनके आचरण पर आक्षेप करते हुए लिखा, यह वर्तमान काल के देश सेवक हैं जो देश को भूल जाए पर अपने को कभी नहीं भूलें, जो देश सेवा की आड़ में अपना स्वार्थ साधन करते हैं,
जाति के नवयुवक कुएं में गिरते हों तो गिरें, काशी के हाजी की कृपा बनी रहनी चाहिए। पद्मसिंह को इस अनुदारता और मिथ्या दोष पर जितना क्रोध आता था उतना ही आश्चर्य होता था। असज्जनता इस सीमा तक जा सकती है, यह अनुभव उन्हें आज ही हुआ। यह सभ्यता और शालीनता के ठेकेदार बनते हैं, लेकिन उनकी आत्मा ऐसी मलिन है और किसी से इतना साहस नहीं कि उनका प्रतिवाद करे। संध्या का समय था। वह लेख चारपाई पर पड़ा हुआ था। पद्म सामने मेज पर बैठे हुए इस लेख का उत्तर लिखने की चेष्टा कर रहे थे, पर कुछ लिखते जाना या सुभद्रा ने आकर कहा, गर्मी में यहाँ क्या बैठे हो, चलो बाहर बैठें। पद्मसिंह ने कहा, प्रभाकर राव ने मुझे आज खूब गालियाँ दी हैं, उन्हीं का जवाब लिख रहा हूँ। सुभद्रा बोली, यह तुम्हारे पीछे इस तरह क्यों पड़ा हुआ है? यह कहकर सुभद्रा वह लेख पढ़ने लगी और 5 मिनट में उसने अधोपांत पढ़ लिया। पद्मसिंह ने कहा, कैसा लेख है? सुभद्रा बोली, यह लेख थोड़ी ही है, यह तो खुली हुई गालियां हैं। मैं समझती थी कि गालियों की लड़ाई स्त्रियों में ही होती है, लेकिन देखती हूँ तो पुरुष हम लोगों से भी बड़े हुए हैं, ये विद्वान भी होते हैं। पद्मसिंह ने कहा, हाँ विद्वान क्यों नहीं है, दुनिया भर की किताबें चाटे बैठे हैं। सुभद्रा बोली, और उस पर यह हाल। पद्मसिंह ने कहा, मैं इसका उत्तर लिख रहा हूँ, ऐसी खबर लूँगा कि वह भी याद करेंगी किसी से पाला पड़ा था। सुभद्रा से बोली, अगर गालियों का क्या उत्तर दोगे? पद्मसिंह ने कहा, गालियों का उत्तर गालियों से दूंगा। सुभद्रा ने कहा, नहीं, गालियों का उत्तर मौन है, गालियों का उत्तर गाली में मूर्ख भी देते हैं, फिर उनमें और तुम में अंतर ही क्या है? पद्मसिंह ने सुभद्रा की श्रद्धापूर्ण नेत्रों से देखा, उसकी बात उनके मन में बैठ गई। कभी कभी हमें उन लोगों से शिक्षा मिलती है जिन्हें हम अभिमानवश अज्ञानी समझते हैं। पद्मसिंह ने कहा, तो मौन धारण कर लूँ? सुभद्रा ने कहा, मेरी तो यही सलाह है, उसे जो जी में आए बकने दो, कभी न कभी वह अवश्य लज्जित होगा, बस वही उन गालियों का दंड होगा। पद्मसिंह ने कहा, वह लज्जित कभी न होगा, ये लोग लज्जित होना जानते ही नहीं। अभी मैं उसके पास जाऊं तो मेरा आदर करेगा, हंस हंस कर बोलेगा, लेकिन संध्या होते ही फिर उस पर गालियों का नशा चढ़ जाएगा। सुभद्रा ने कहा, तो उसका उद्यम क्या दूसरों पर आक्षेप करना है? पद्मसिंह ने कहा, नहीं, उद्यम तो यह नहीं है, लेकिन संपादक लोग अपने ग्राहक बढ़ाने के लिए इस प्रकार कोई न कोई फुलझड़ी छोड़ते रहते हैं। ऐसे आक्षेपपूर्ण लेखों से पत्रों की बिक्री बढ़ जाती है, जनता को ऐसे झगड़ों में आनंद प्राप्त होता है और संपादक लोग अपने महत्व को भूल जनता के इस विवाद प्रेम से लाभ उठाने लगते हैं। गुरुपद को छोड़कर जनता के कलह प्रेम का आवाहन करने लगते हैं। कोई कोई संपादक तो यहाँ तक कहते हैं कि अपने ग्राहक को प्रसन्न रखना हमारा कर्तव्य है, हम उनका खाते हैं तो उन्हीं की बजाएंगे। सुभद्रा ने कहा, तब तो ये लोग केवल पैसे के गुलाम हैं, इन पर क्रोध करने की जगह दया करनी चाहिए। पद्मसिंह ने मेज से उठ गए, उत्तर लिखने का विचार छोड़ दिया। वह सुभद्रा को ऐसी विचारशील कभी न समझते थे। उन्हें अनुभव हुआ कि यद्यपि मैंने बहुत विद्या पढ़ी है, पर इसके हृदय की उदारता को मैं नहीं पहुंचा। यह अशिक्षित होकर भी मुझसे उच्च विचार रखती है। उन्हें आज ज्ञान हुआ कि स्त्री संतान ही होकर भी पुरुष के लिए शांति आनंद का एक अविरल स्रोत है। सुभद्रा के प्रति उनके हृदय में एक नया प्रेम जागृत हो गया, एक लहर उठी जिसने वर्षों के जमे हुए मालिन्य को काटकर बहा दिया। उन्होंने विमल विशुद्ध भाव से उसे देखा। सुभद्रा उसका आशय समझ गई और उसका हृदय आनंद से विहल गदगद हो उठा। सदन जब सुमन को देखकर लौटा तो उसकी दशा उस दरिद्र मनुष्य की थी जिसका वर्षों का धन चोरों ने हर लिया हो। वह सोचता था, सुमन मुझसे बोली क्यों नहीं, उसने मेरी ओर ताका क्यों नहीं, क्या वह मुझे इतना नीचे समझती है? नहीं, वह अपने पूर्व चरित्र पर लज्जित है और मुझे भूल जाना चाहती है। संभव हो उसे मेरे विवाह का समाचार मिल गया हो और मुझे अन्यायी निर्दयी समझ रही हो। उसे एक बार फिर सुमन से मिलने की प्रबल उत्कंठा हुई। दूसरे दिन वह विधवाश्रम के घाट की ओर चला।
लेकिन आधे रास्ते से लौट आया। उसे शंका हुई कि कहीं शांता की बात चल रही तो मैं क्या जवाब दूंगा। उसके साथ ही स्वामी गजानंद का उपदेश भी याद आ गया। सदन अब कभी कभी शांता के प्रति अपने कर्तव्य पर विचार करता। महेंद्र तक सामाजिक अवस्था पर व्याख्यानों के सुनने का उस पर कुछ प्रभाव न पड़ा, यह असंभव था। वह मन में स्वीकार करने लगा था कि हम लोगों ने शांता के साथ अन्याय किया है, मगर अभी तक उस कर्तव्यात्मक शक्ति का उदय न हुआ था जो अपमान सहती और आत्मा की आज्ञा के सामने किसी की परवाह नहीं करती। वह इन दोनों बहुत अध्ययनशील हो गया था। दाल मंडी और चौक की ओर सैर से वंचित होकर वह उसकी सजीवता इस नए मार्ग पर चल पड़ी। आर्य समाज के उत्सव में उसने कई व्याख्यान सुने थे जिनमें चरित्र गठन का महत्वपूर्ण वर्णन किया गया था। उनके सुनने से उनका यह प्रभाव दूर हो गया था कि मुझे जो कुछ होना था हो चुका। वह उसे बताया गया था कि बहुत विद्वान होने से ही मनुष्य आत्मिक गौरव नहीं प्राप्त कर सकता, इसके लिए सचरित्र होना परमावश्यक है। चरित्र के सामने विद्या का मूल बहुत कम है। वह उसी दिन से चरित्र गठन और मनोबल संबंधी पुस्तकें पढ़ने लगा और दिनों दिन उसकी यह रुचि बढ़ती जाती थी। उसे अब अनुभव होने लगा था कि मैं विद्याहीन होकर ही संसार क्षेत्र में कुछ काम कर सकता हूँ। इन मित्रों में इंद्रियों को रोकने तथा मन को स्थिर करने के जो साधन बताए गए थे उन्हें वह कभी भूलता न था। वह म्यूनिसिपल बोर्ड के उस जलसे में मौजूद था जहां वैश्य संबंधी प्रस्ताव उपस्थित हुआ था। उस तरमीम के स्वीकृत हो जाने से वह बहुत उदासीन हो गया था और अपने चाचा की भूल को स्वीकार करता था। लेकिन जब प्रभाकर राव ने पद्म सिंह का आक्षेप करना शुरू किया तो वह अपने चाचा के पक्ष में समर्थन करने के लिए उत्सुक होने लगा। उसने 2-3 लेख लिखे और प्रभाकर राव के पास डाक द्वारा भेजे। कई दिन तक उसके प्रकाशित होने की आशा करता रहा। उसे निश्चय था कि इन लेखों के छपने की हलचल मच जाएगी, संसार में कोई बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। ज्यों ही डाकिया पत्र लाता वह उसे खोलकर अपने लेखों को खोजने लगता, लेकिन उनकी जगह केवल द्वेष और द्रोह से भरे हुए लेख दिखाई देते। उन्हें पढ़कर उसके हृदय में एक ज्वाला सी उठने लगती। अंतिम लेख को पढ़कर उसका धैर्य हाथ से जाता रहा। उसने निश्चय किया कि अब चाहे जो कुछ हो संपादक महाशय की खबर लेनी चाहिए। अगर वह सज्जन होता तो ऐसे लेखों को छापता। उसकी भाषा अशुद्ध सही, पर वह तर्कहीन तो न थे। उन्हें छिपा रखने से साबित हो गया कि वह सत्यासत्य का निर्णय नहीं करना चाहता, केवल जनता को प्रसन्न करने के लिए नित्य गालियां बकता जाता है। उसने अपने विचारों को किसी प्रकार प्रकट नहीं किया। संध्या का समय एक मोटा सा सोंटा लिए हुए जगत कार्यालय में पहुंचा। कार्यालय बंद हो चुका था, पर प्रभाकर राव अपने संपादकीय कुटीर में बैठे हुए कुछ लिख रहे थे। सदन बेधड़क भीतर जाकर उनके सामने खड़ा हो गया। प्रभाकर राव ने चौंक कर सिर उठाया तो एक लंबे चौड़े युवक को डंडा लिए हुए उद्दंड भाव से खड़ा देखा। रुष्ट होकर बोले, आप कौन हैं? सदन ने कहा, मेरा मकान यही है। मैं आपसे केवल यह पूछना चाहता हूँ कि आप इतने दिनों से पंडित पद्म सिंह को गालियाँ क्यों दे रहे हैं? प्रभाकर राव बोले, अच्छा, आपने ही 2-3 लेख मेरे पास भेजे थे। सदन सिंह ने कहा, जी हाँ, मैंने ही भेजे थे। प्रभाकर राव बोले, उनके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आइए बैठ जाइए। मैं तो आपसे स्वयं मिलना चाहता था, पर आपका पता न मालूम था। आपके लेख बहुत उत्तम और सप्रमाण हैं और मैं उन्हें कभी का निकाल देता, पर गुमनाम लेख का छापना नियम विरुद्ध है, इसी से मजबूर था। शुभ नाम? सदन ने अपना नाम बताया। उसका क्रोध कुछ शांत हो गया। प्रभाकर राव बोले, आप तो शर्मा जी के परम भक्त मालूम होते हैं। सदन ने कहा, मैं उनका भतीजा हूँ। प्रभाकर राव बोले, ओह, तब तो आप अपने ही हैं। कहिए, शर्मा जी अच्छे तो हैं? वे तो दिखाई नहीं